इस तरह से शिक्षा देना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसे जो शिक्षा का है ये बिल्कुल अनुपयुक्त है और इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए, पुनर्गठन करने पे बल दिया जाना चाहिए। तो अब इस संबंध में उसने कुछ अलग अलग सुझाव दिए। मुदालियर ने क्या क्या सुझाव दिया? पहला कि माध्यमिक शिक्षा स्वतः पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रवेश द्वार नहीं है। मीन्स विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रवेश द्वार नहीं मानना चाहिए। कहने का मतलब ये शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना नहीं होना चाहिए। इस शिक्षा को समाप्त करने पर अधिकांश छात्र किसी रोजगार में लग सके। मीन्स ऐसा शिक्षा दिया जाए माध्यमिक शिक्षा में कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही बच्चे अगर चाहें, छात्र यदि चाहें तो रोजगार में लग सके। तो ऐसी शिक्षा उसी समय से दी जाए ताकि रोजगार में लग सके, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो करना चाहते हैं तो करें, और नहीं करना चाहते हैं, अपना जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, तो उनको उसी समय ऐसा शिक्षा दिया जाना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट करके वो रोजगार के में लग सके। नेक्स्ट था माध्यमिक शिक्षा के अवधि 7 वर्ष की हो। 7 वर्ष की यानी कि माध्यमिक शिक्षा जो स्टार्ट होगा वो 11 वर्ष से 17 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा को 2 चरण में होना चाहिए। पहला 3 वर्ष का मिडिल अथवा माध्यमिक शिक्षा, और उसके बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो 4 वर्ष की हो। ठीक है, तो 3 वर्ष क्या था? 6, 7, 8, उसके बाद 9, 10, 11, 12। ठीक है, और अभी जो 20-20 शिक्षा नीति आई है उसमें क्या है? 20-20 जो शिक्षा नीति आई है वो क्या है? किसी को पता है कि नहीं है? नहीं जी मैम, ये नई शिक्षा नीति है ना? जी जी, अभी जो 20-20 शिक्षा नीति आई है नई, उसमें भी बहुत सारा जी मैम। इम्प्लीमेंट किया गया है, बहुत सारा चेंजेस किया गया है। उसमें आप लोग को क्या किया गया है कि नर्सरी से क्लास 2 तक, मतलब 5 प्लस मातृभाषा पे जोर 3 दिया गया प्लस है मैम 3 इसमें। किया गया है। ठीक है, 5 + 3 + 3 किया गया है। तो 5 क्या है? नर्सरी, LKG, UKG, 1 2। ठीक है, 1 2 तक जी हो मैम। गया। उसके बाद 3 4 5 है, फिर 6 7 8 है। ठीक है, उसके बाद 9 10 अलग है, 11 12 अलग है। मतलब 10 तक को हम लोग नॉर्मल शिक्षा में डालेंगे। 10th का बोर्ड जो है वो हट जाएगा और +2 का बोर्ड होगा। अब 10th का वैल्यू नहीं रह जाएगा, सीधे +2 का बोर्ड होगा और उसी का वैल्यू रहेगा। 10th तक वैसे ही पढ़ेंगे बच्चे जैसे स्कूल में क्लास 8 तक पढ़ते आ रहे थे। तो नई शिक्षा नीति ये आई है, और हो सकता है नेक्स्ट सिलेबस में आप लोग का, अभी तो यही चल रहा है, 1986 ही था लास्ट शिक्षा नीति, लेकिन अब जो न्यू शिक्षा नीति है वो हमको लगता है नेक्स्ट ईयर से बीएड में वो सेमेस्टर फर्स्ट में डाल ही दिया जाएगा। जिसमें 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। हाँ, तो वो डाल ही दिया जाएगा। बहुत सारा इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें। 20-20 शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें हैं, कभी मौका मिला तो मैं अलग से बता दूंगी आप लोग को। ठीक है, पहले सिलेबस आप लोग का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिलेबस में अभी आप लोगों का नहीं डाला गया है। हो सकता है उसको नेक्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम जो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसमें डाला जा सकता है, मे बी। जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी वो पास नहीं हुआ है, सिर्फ बातें चल रही हैं, अभी पास हुआ नहीं है। जब तक वो पास नहीं होगा तब तक लागू नहीं होगा। इसलिए अभी लागू नहीं हुआ तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मे बी 2022 या 22 से तो उम्मीद है कि लागू हो जाएगी वो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये 7 वर्ष का होगा, 3 वर्ष की मिडिल अथवा माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। विश्वविद्यालय की प्रथम उपाधि के लिए 3 वर्ष की शिक्षा हो। तो ये 3 वर्ष वाली शिक्षा पहले भी राधा कृष्णन ने भी दिया था कि स्नातक जो है वो 3 वर्ष का होना चाहिए, और इन्होंने भी बहुत जोर दिया कि स्नातक की शिक्षा जो है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए। जब तक माध्यमिक स्कूल का नया ढांचा कार्यान्वित न हो तब तक पुराने हाई स्कूल जारी रखे जाएं, और इन स्कूलों के पास किए हुए छात्र के लिए कॉलेजों में 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए। ठीक है, तो इनका कहना था कि माध्यमिक शिक्षा में स्कूल में जो भी नया ढांचा है, अगर पुराना हाई स्कूल में ही रखा जाए, अगर नया ढांचा नहीं तैयार है तो पुराना हाई स्कूल में ही पढ़ाया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने से पहले 1 वर्ष का एक अलग से कोर्स हो जो उन्हें करना होगा।
नेक्स्ट था छात्रों के विभिन्न रुचियों इच्छाओं की पूर्ति के लिए जहाँ भी संभव हो सके वह उद्देश्य स्कूल स्थापित किए जाए। तो मल्टीपर्पज़ स्कूल स्थापित किए जाए बच्चों के रुचियों के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार। तो अब देखिए पहले उतना सारा चीज़ नहीं होता था, अभी क्या होता है स्कूल के अलावा भी आप देखिएगा अबेकस की पढ़ाई होती है, वैदिक मैथ्स की पढ़ाई होती है, ड्राइंग का क्लास होता है, डांस का क्लास होता है, म्यूज़िक का क्लास होता है। ये सब क्यों खोला गया, क्यों म्यूजिक का स्कूल खोला गया? स्कूल में भी म्यूजिक सिखाया जाता है बट अलग से भी म्यूजिक के स्कूल चलते हैं, ड्राइंग के क्लास चलते हैं, खेल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। खेल के लिए बहुत सारा रांची में या झारखंड में भी, रांची में या और जगहों पर खेल के लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्रिकेट के लिए है और भी बहुत सारे गेम के लिए है कि आप वहीं रहिए और आपकी रुचि अगर क्रिकेट में है तो क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाएगा, साथ साथ पढ़ाई भी आपकी चलती रहेगी। तो ये सब उसके बाद ही ये सब इम्प्लीमेंट हुआ, नए नए पाठशालाएं खोले गए, अलग अलग विषय के अनुसार अलग अलग विद्यालय खोले गए। और उसके बाद कृषि शिक्षा का प्रबंध भी सभी राज्यों के ग्रामीण स्कूलों में किया जाए। ग्रामीण स्कूल में क्यों? क्योंकि वहाँ शिक्षा की मांग थी, ये कृषि शिक्षा की मांग थी। ग्रामीण में जो गांव में रहते हैं उसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, किसान होते हैं, किसान के बेटे होते हैं जो छात्र होते हैं, तो उन्हें कृषि का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का ज्ञान देना भी आवश्यक उन्होंने बताया। उसके बाद बहुउद्देशीय हाई स्कूल के अंग के रूप में तथा स्वतंत्र रूप से टेक्निकल शिक्षा के स्कूल पर्याप्त संख्या में खोले जाएं और जहां संभव हो सके टेक्निकल स्कूल औद्योगिक केंद्र के सन्निकट स्थापित हो। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि टेक्निकल शिक्षा के की जो स्कूल की संख्या हो पर्याप्त रूप से हो। टेक्निकल मतलब कि औद्योगिक शिक्षा का, टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग अलग स्थान पे अलग अलग विद्यालय खोले जाएं और संभव हो सके तो स्कूल, टेक्निकल स्कूल जो है वो कहाँ पे हो, औद्योगिक केंद्र के निकट हो। क्यों? क्योंकि औद्योगिक केंद्र में क्या होता है, काम होता है और टेक्निकल शिक्षा दिया जा रहा है, तो जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी दे दिया जाए कि कैसे किया जाता है। औद्योगिक केंद्र हो जहाँ पे कुछ भी चल रहा, कोई कंपनी चल रही हो और कल कारखाना हो, उसके बगल में टेक्निकल स्कूल होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, साथ में वहाँ जाके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जहाँ औद्योगिक केंद्र हो वहीं पे टेक्निकल स्कूल भी आसपास में ही खोले जाएं ताकि बच्चों को ट्रेनिंग के लिए अलग से दूर ना भेजा जा सके। ठीक है। और वो जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको अच्छे से वो जान सके, सीख सकें। नेक्स्ट था वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा को तोड़ दिया जाए, उसकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में सम्मिलित कर दिया जाए। तो 11वीं को इधर ही मिला लेना है सिंपल पढ़ाई में और 12वीं को डिग्री कोर्स में कर देना है। यानी कि डिग्री आप लोग को बोला जाता है 12वीं की डिग्री, यानी कि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम मांगा जाता है। उसमें 11 का रिजल्ट से किसी को कोई मतलब नहीं रहा। 11 पास किए उसके बाद 12 का रिजल्ट का वैल्यू है, 11 के रिजल्ट का वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको स्कूली शिक्षा में मिला दिया गया है। तो उनका यही कहना था कि उसको स्कूली शिक्षा में सम्मिलित किया जाए, मतलब माध्यमिक शिक्षा के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा के साथ मिला दिया जाए और 12 की जो 12वीं की जो डिग्री है उसको डिग्री के रूप में सम्मिलित किया जाए। नेक्स्ट था बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की विभिन्नता की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बालक हो चाहे बालिकाएं हो, लड़का और लड़की में, गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए। सिलेबस में, पाठ्यक्रम में एक ही पाठ्यक्रम दोनों के लिए होना चाहिए और बालिकाओं को गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाए। पाठ्यक्रम में अलग कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट बालिकाओं को गृह विज्ञान की भी शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि बालिकाओं को बाद में घर संभालना होता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षा के माध्यम और भाषाओं की शिक्षा पर भी उन्होंने ध्यान दिया। ये तो था नवीन संगठित रूप, जो कि पिछले समय में परिस्थिति के अनुसार जो भी बदलाव आया था उसके अनुसार शिक्षा में बदलाव लाने का सुझाव दिया। उसके बाद उन्होंने भाषाओं की शिक्षा के माध्यम में कौन सा भाषा होना चाहिए उस पर जोर दिया। उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें की इसके पक्ष में। तो पहला था कि माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा हो।
तो मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा, जो भी जिस प्रदेश में जो लोग जो भाषा बोलते हैं वो होना चाहिए, प्लस मातृभाषा में होनी चाहिए। गुजरात वाले गुजराती, बंगाल वाले बंगाली, असम वाले असमिया। तो इस भाषा को क्या दिया गया, इन लोग प्रायोरिटी दिए उन लोगों को कि इस भाषा में ही शिक्षा दी जाए। और मिडिल स्कूलों की शिक्षा के स्तर पर बच्चे कम से कम 2 भाषाएं सिखलाए जाए। मिडिल स्कूल में 2 भाषाएं सिखाई जाए, अंग्रेजी तथा हिंदी शिक्षा जूनियर बेसिक शिक्षा के अंतिम भाग में प्रारंभ की जाए। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। और उच्च शिक्षा, उच्चतर तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जाए, जिसमें एक मातृभाषा और एक प्रादेशिक भाषा भी हो। नेक्स्ट उन्होंने भाषा के बारे में इतना ही कहा था। उसके बाद आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो पाठ्यक्रम निर्माण में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए कि पाठ्यक्रम में उन सभी अनुभवों को डाला जाए जो छात्र जीवन के सभी क्षेत्र, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान आदि में प्राप्त करता है। तो पाठ्यक्रम में वो सभी अनुभव को डालना है, उसका सन्निवेश हो, जिसमें क्षेत्रों में जो कार्य करके, कक्षा में पढ़ के, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदान में जो भी बच्चे अनुभव कर रहे हैं, उसको पाठ्यक्रम में उसका समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम में इतनी विविधता, इतना लचीलापन हो कि वह व्यक्ति विशेषताओं और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित हो सके। लचीलापन यानी कि लचीला का मतलब जानते हैं आप लोग, ऐसा आसानी से बनाया जाए, उसको इस तरह से बनाया जाए कि उसको जब चाहे समय के अनुसार उसको बदला जा सके। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, जो समय के अनुसार उसको परिवर्तित किया जाए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम अनिवार्य और आंगिक रूप से सामाजिक जीवन से संबंधित हो। जो भी पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो सामाजिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। हम रह रहे हैं बिहार और झारखंड में, और हम पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार के समाज के बारे में। तो अंडमान निकोबार के समाज के बारे में जान के, वहाँ के समाज के बारे में जान के, वहाँ की सामाजिक चीज़ों को जानकारी रखना कहीं का कुछ गलत नहीं है, लेकिन वहाँ के समाज के बारे में ज़्यादा ज्ञान ये अपना समाज के बारे में ज़्यादा ज्ञान ना प्राप्त करके हम दूसरे समाज के बारे में ज़्यादा जानेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से सामाजिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। जहाँ जैसे समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज से संबंधित ज्ञान भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और पाठ्यक्रम न केवल कार्य के लिए छात्रों को प्रस्तुत करे, बल्कि अवकाश को भली भांति बिताने के लिए भी प्रशिक्षित करे। देखिए, अभी भी चल रहा है ये चीज़। मुदालियर आयोग का ये बहुत बड़ा पहल था कि उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होगा, सिलेबस में सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं डाली जाएंगी, बल्कि जो अवकाश होता है, समर वैकेशन होता है, उसमें भी बच्चे क्या करेंगे, उसमें कैसे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया जाए, उस पर भी बातें उन्होंने किया, उन्होंने सुझाव दिया। अभी आप देखिएगा, अभी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, अभी जो चल रही है एट प्रेजेंट, उसमें देखिएगा बहुत सारे स्कूलों में गर्मी छुट्टी में क्या करवाते हैं, एक्टिविटी वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाते हैं। अभी समर वैकेशन चल रहा है, फिर भी बच्चों का डेली एक्टिविटी चल रहा है। एक अलग से क्लासेस बंद है, पढ़ाई से संबंधित कुछ नहीं हो रहा, बट नई नई एक्टिविटी सिखाई जा रही है, कुछ खेल से संबंधित, कुछ अलग नॉलेज से संबंधित। बच्चों को योगा कराया जा रहा है, एक्सरसाइज कराया जा रहा है, नए नए गेम सिखाए जा रहे हैं, इंडोर गेम कैसे घर में रह के कैसे खेल सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को सिखाया जा रहा है। अगर मम्मी पापा बीमार हैं तो कैसे आप सैंडविच बना के अपने से खा सकते हैं, कुछ लिक्विड आप बना सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली का ही देन है, और ये मुदालियर आयोग का देन था। उन्होंने ही ये सुझाव पहले दिया था कि समर वैकेशन में, अवकाश के समय में भी बच्चों को खाली नहीं छोड़ा जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए, कुछ अलग तरह से ट्रेनिंग किया जाए। तो वो तब का अभी भी लागू है, और अभी भी बहुत सारे स्कूलों में समर वैकेशन में एक्टिविटी होती है, समर कैंप वगैरह भी होता है, आप लोग देखे होंगे। अभी कोरोना की वजह से 2 साल से बंद है, बट इधर 4-5 सालों से बहुत सारे स्कूल में समर वैकेशन में समर कैंप का आयोजन किया जाता था। बच्चे उसमें जाते थे, 2-3 दिन पार्टिसिपेट करते थे और नई नई चीज़ों को सीखते थे। तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी जगेगा, सृजनात्मकता बढ़ेगा बच्चों का। तो
तो उन्होंने ये मुदालियत आयोग का ही दिन था कि अवकाश को भली भांति बिताने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए। नेक्स्ट था पाठ्यक्रम विभिन्न स्वतंत्र विषयों में न बटा हो बल्कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान क्षेत्र में बटा हो जो जीवन से संबंधित हो। बहुत सारे विषय दे दिए और वो जीवन से संबंधित ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है जीवन से, तो ऐसे विषय देकर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ऐसे विषयों को डाला जाए उसमें जो जीवन से संबंधित हो, जीवन उपयोगी हो, जो बाद में हमारे जीवन में काम आ सके। तो इस सिद्धांत के आधार पर आयोग ने माध्यमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से निर्धारित किया। अब कैसे पाठ्यक्रम निर्धारित किया? पहला, मिडिल स्कूल पर पाठ्यक्रम के निम्नलिखित विषय सम्मिलित हों। मिडिल स्कूल में क्या क्या होगा? तो सबसे पहले भाषा, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला, संगीत, दस्तकारी तथा शारीरिक शिक्षा। भाषा यानी कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद प्रादेशिक भाषा को भी डाल सकते हैं आप। बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी। अभी भी बंगाल वगैरह में हिंदी ना पढ़ के बंगला ही रखते हैं सब्जेक्ट। तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा को पाठ्यक्रम में डालना है। अब प्रादेशिक भाषा साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी भी। उसके बाद सामाजिक विज्ञान आप जानते हैं, सोशल स्टडीज़। सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस जो पढ़ना है। गणित यानी कि मैथ्स, कला यानी कि आर्ट्स, तो कला कुछ भी, ड्राइंग भी उसमें आता है, संगीत की कला भी आती है, नृत्य की कला भी आती है, उसके साथ साथ और भी कलाएं हैं। दस्तकारी यानी कि किसी तरह का कुछ कढ़ाई, बुनाई, सिलाई वगैरह। और शारीरिक शिक्षा जो स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है, एक्सरसाइज, योगा वगैरह। इसके बाद शिक्षा, उच्च विद्यालय के स्तर पर शिक्षा के विषयों को विविध रूप से लागू किया, जिसमें कुछ अनिवार्य विषय था जैसे भाषा, समाज विज्ञान और दस्तकारी। मीन्स भाषा का शिक्षण होना चाहिए, सोशल साइंस होना चाहिए और उसके साथ साथ दस्तकारी यानी बुनकर का काम, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होना चाहिए बच्चों का, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक। अब शिक्षक पे उन्होंने बहुत सुझाव दिए। तो शिक्षक पे क्या सुझाव दिया था कि आयोग के विचार में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की योजना में शिक्षकों की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी स्कूल के नेक नामी या स्कूल का समाज के ऊपर प्रभाव दोनों ही इसमें कार्य करने वाली शिक्षकों पर आधारित रहते हैं। तो स्कूल की नेक नामी कब होगी? उस पर जो शिक्षक काम कर रहे हैं किस तरह के हैं, प्रशिक्षित हैं कि नहीं हैं, उन्हें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन सब से संबंधित था। तो अतः शिक्षकों को विभिन्न समस्याओं के हल करने की चेष्टाओं को माध्यमिक शिक्षा के सुधार में प्रथम स्थान मिलना चाहिए। तो शिक्षक अपनी समस्या का समाधान कैसे करेंगे, उनका भी उन्होंने हल निकालने की कोशिश की। शिक्षा के विभिन्न समस्याओं के हल करने के उद्देश्य से आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की। तो शिक्षा की जो समस्या का हल करना था उसमें क्या क्या सिफारिश किया गया? सबसे पहला था हाई स्कूल शिक्षक ग्रेजुएट हों और उन्हें शिक्षा शास्त्र की डिग्री प्राप्त हो। ग्रेजुएट के साथ साथ एजुकेशन की डिग्री यानी कि बीएड, ठीक है, बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन को शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं, हिंदी में शिक्षा शास्त्र ही कहा जाता है। तो हाई स्कूल शिक्षक जो होगा वो ग्रेजुएट होगा, साथ साथ प्रशिक्षित भी होगा, ट्रेंड भी होगा। तो ट्रेंड में क्या सब्जेक्ट चाहिए? बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड, जो आप लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। और एक ही योग्यता तथा एक तरह के कार्य करने वाले शिक्षक को एक तरह का वेतन क्रम प्राप्त हो। तो जिसका एक तरह का योग्यता है, एक तरह का कार्य कर रहे हैं, उसका वेतन भी एक तरह का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह के स्कूल में कार्य करते हों। मीन्स वेतन उनका बराबर होना चाहिए, चाहे किसी भी स्कूल में हो। माध्यमिक स्तर के शिक्षक को एक मतलब पे जो होना चाहिए वो सबको बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्कूल के शिक्षक हो, किसी भी स्कूल में माध्यमिक शिक्षक हो। बताइए रश्मि, एनी क्वेरी? कोई कुछ बोलना चाह रहा था? नहीं, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन क्रम की जांच उपयुक्त वेतनमान के निर्धारण के लिए बच्चों के भविष्य में निश्चितता रखने के लिए त्रिमुखी सहाय योजना भी राज्यों में प्रचलित की जाए और इस योजना के अनुसार शिक्षकों को पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस तीनों का लाभ प्राप्त हो। यानी कि पहले जो बातें कही गई शिक्षक के वेतन पे कहा गया था, सब जितने भी आयोग आए शिक्षण के वेतन पे बात कहा कुछ आयोगों ने,
और शिक्षण के वेतन में बढ़ोतरी की भी बात कही, शिक्षण प्रशिक्षण की भी बात की, टीचर ट्रेनिंग की भी बात की। और बहुत लेकिन मुदालियर ने एक शिक्षक के वेतन के साथ साथ पेंशन की भी बात की कि शिक्षक जब रिटायर कर जाएंगे तो उनको पेंशन दिया जाए, प्रोविडेंट फंड दिया जाए। पेंशन या पेंशन क्या होता है? जो पर मंथ आता है रिटायरमेंट के बाद। और प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो आपके पीएफ में कटता है हर महीने पैसे से, और जब आप रिटायर करेंगे तो एक बार आपको प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा और उसके बाद कुछ पैसा जमा आपको दिया जाएगा, और उसके बाद जो पेंशन है वो लागू होगा, वो चालू होगा, जो हर महीने आपके खर्च के लिए मिलेगा। तो इस बात को उन्होंने रखा। और उसके साथ साथ इंश्योरेंस की भी बात की कि शिक्षक का लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए ताकि उनका लाइफ सिक्योर रहे। नेक्स्ट, शिक्षकों की शिकायतों को सुनने तथा उनकी मांगों पर विचार करने के लिए निर्णायक मंडल और समितियां भी कायम की जाए। मतलब शिक्षकों की यदि समस्या है तो उसके लिए एक निर्णायक मंडल की भी स्थापना की जाए। उसके साथ साथ शिक्षकों के कार्य मुक्त होने की अवस्था 60 वर्ष हो, किंतु इसके लिए लोक शिक्षा निदेशक की स्वीकृति अपेक्षित हो। तो इन्होंने ही बोला कि शिक्षक 60 वर्ष की उम्र तक ही पढ़ाएंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, उनको कार्य मुक्त होना होगा। उसके बाद शिक्षकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। मुदालियर आयोग का ही ये सुझाव था। और उसी समय से आप देखिए कि ये इम्प्लीमेंट लागू है। अभी भी डीएवी पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, और भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। मैम एक बच्चे को सिर्फ? नहीं, ऐसा नहीं है। डीएवी पब्लिक में 2 बच्चों को मिलती है, 2 से अधिक का मुझे भी नहीं पता, लेकिन 2 बच्चों को मिलती है। मेरे फैमिली में 2-3 ऐसे डीएवी पब्लिक में टीचर हैं जिनके बच्चे बिल्कुल फ्री में एजुकेशन प्राप्त किए हैं। लगता है 1/4 कुछ पैसा लगता है, जैसे 1000 है तो 200 या 250 रुपीज़ पर मंथ लगता है। ठीक है, 2 बच्चों को मिलता है। एक बच्चों का कानून अभी नहीं आया है हमारे भारत में। 2 बच्चों को मिलता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, 2 बच्चों को फ्री एजुकेशन है जिसके माता पिता उस स्कूल में टीचर हैं। ठीक है, आप पता कीजिएगा नेहा, 2 बच्चों का है प्रावधान, 1 बच्चे का नहीं है। ठीक है, 2 बच्चों का है। आकाश कुछ? 2 बच्चों का मिलता है। हाँ, 2 बच्चों का मिलता है, मुझे पता है, 1 बच्चे का नहीं है, ऐसा नहीं है। तो दूसरा बच्चा कहाँ जाएगा? 1 बच्चे को मिलेगा तो। हाँ, 3 बच्चों का नहीं है, 2 बच्चों का है। ठीक है, उसके बाद शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त हो। ठीक है, मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए। तो बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं जिनका टाई अप है। अच्छा, अभी बहुत जैसे सेंट्रल स्कूल के टीचर, उन लोगों का तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट का सब कुछ फ्री है, उन लोगों को हॉस्पिटल फ्री है, डॉक्टर फ्री है, जो भी है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो सेमी गवर्नमेंट के हैं, वो सब भी क्या करते हैं कि शिक्षकों को चिकित्सा का जो ये है उसको प्रदान किया जाता है। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल से टाई अप कर लेते हैं कि यदि मेरा शिक्षक बीमार पड़ता है या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत है तो वो वहाँ जाकर इलाज कराएंगे, और उनका सारा वहन जो भी खर्च होगा वो सारा खर्च विद्यालय उठाएगा, उन्हें नहीं करना होगा। तो ये प्रावधान भी वहाँ उन्होंने ये प्रावधान किया और उसको लागू किया गया। प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा बंद की जाए। उन्होंने ये बात कही कि प्राइवेट ट्यूशन जो है वो बंद की जाए, विद्यालय में ही ऐसी शिक्षा दी जाए कि प्राइवेट ट्यूशन का ज़रूरत ना पड़े, यानी कि जो स्कूल के शिक्षक हैं वो ट्यूशन ना पढ़ाएं अलग से, क्योंकि उससे क्या होता है, शिक्षक की बदनामी होती है और शिक्षा की भी बदनामी होती है। क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं स्कूल में, मैथ्स के टीचर खासकर, अब इसमें मैथ्स के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बुरा नहीं मानिएगा, तो मैथ्स के टीचर खासकर क्या करेंगे, इतना शॉर्टकट मैथ बताएंगे स्कूल में कि बच्चे, और ऐसे अच्छे से बताएंगे कि बच्चे खुद ब खुद खींचे चले आएंगे, सर मुझे ट्यूशन दे दीजिए आप अलग से, ताकि स्कूल से तो जो वेतन मिल रहा है मिलेगा ही, साइड से ट्यूशन से भी पैसा आ जाएगा। तो ये मोनोपोली जो है वो नहीं होना चाहिए टीचर का। तो ये मुदालियर सोच लीजिए कितना दिमाग के तेज़ थे कि इन्होंने ये भी कहा कि ठीक है शिक्षक को सारी सुविधाएं दी जाएगी, पर वो प्राइवेट से ट्यूशन ना पढ़ाएं, उसको बंद किया जाए। और हेडमास्टर के पद के वेतन आदि काफ़ी आकर्षक बनाए जाएं, जिससे इन पदों पर सुयोग्य व्यक्ति उपलब्ध हो सके। उसके बाद जो हेडमास्टर रहेगा, टीचर्स रहेंगे, उसका जो हेड रहेगा यानी कि
प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उनका वेतन जो है थोड़ा आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ ये हेडमास्टर हैं और वो अपने जो काम है उसको सही तरीके से कर सके। अब टीचर और हेडमास्टर दोनों का अगर सैलरी सेम कर देंगे तो फिर हेडमास्टर ज़्यादा काम क्यों करेगा, वो छोड़ देगा। वो सोचेगा जब उन्हीं के बराबर पैसा मिल रहा है तो उसी के साथ चलते हैं हम भी। तो इसलिए उनको ज़्यादा वेतन होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने शिक्षकों की गतिशील विधियों पर बात कही कि शिक्षकों को प्रभावात्मक बनाने का उद्देश्य से आयोग ने शिक्षण की विधियों के संबंध में कुछ सुझाव दिए। तो हमको लगता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लगभग 1 घंटा जी मैम। होने जा रहा है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण, माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोष और शिक्षण की गतिशील विधियां हैं, माध्यमिक विद्यालयों में मार्गदर्शन है। अभी कुछ और पॉइंट्स है जो समझाना है, तो काफ़ी लंबा चलेगा, इसलिए इसको हम लोग आज यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों का संडे को होगा मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको पढ़ाएंगे। अभी अब थोड़ा सा अटेंडेंस आप लोग देख लीजिए, किसी का अगर छूटा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। मैम 24। 118। मैम एक सेकेंड रुकिए, देखिए मैं आपको मैम, बोल दे रही हूँ, 24। एक मिनट मैं बोलती हूँ। जिसका हो गया है अपने आप लेफ्ट ले लीजिएगा, जिसका पहले कंफर्म हो चुका है वो लोग लेफ्ट हो जाइए, जिसका नहीं हुआ है मैं बोल रही हूँ, एक बात सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा, ठीक है। रोल नंबर 71, 91, 64, जैसे जैसे बोल रही हूँ लेफ्ट होते जाइए। रोल नंबर 3, 65, 27, 10, 48, 118, 85, 103,